नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 जिसका कि रिजल्ट आया था और डॉक्यूमेंट भेजने थे आप सबको। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने भेज दिया होगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आज 28 तारीख हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट ने तो चेक भी कर लिया होगा कि उनका कंसाइनमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा है। ठीक है, और जितने भी बचे हुए हैं वो भी ज़रूर भेज देंगे, क्योंकि 15 तारीख तक अभी डेट है, 15 मई तक तो काफ़ी डेट है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि इसके बाद का जो प्रोसेस है, स्क्रूटनी टेस्ट जो वहाँ होता है, उसके बाद जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा किस तरीके से और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि कोई इसमें एक एग्जैक्ट टाइम, जैसे CGL CHSL में होता है कि रियल टेंटेटिव डेट होता है कि इस डेट को दिया जाएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। अलग अलग रीजन है, अलग अलग पोस्ट्स हैं, तो अलग अलग टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने वेस्टर्न रीजन का एक पोस्ट लिया है। ठीक है, इसमें से आपको ओवरऑल पूरा आइडिया लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितना समय लगा सब पोस्ट के लिए इतना ही लगेगा, नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें एक पहले आइडिया आप लीजिए कि कितना समय लगता है और कैसे कैसे आएगा आगे, रिजल्ट कैसे पब्लिश किया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जैसे अभी आप भेज रहे हैं, ठीक है, इसके बाद सबसे पहला जो आएगा लिस्ट वो आएगा इन एलिजिबल कैंडिडेट्स का। ठीक है, जो बिल्कुल उसके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते वैसा लिस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा एक ही लिस्ट आता है पहले, तो देख सकते हैं ये पोस्ट था 10/719 फेज़ 7 का। इसमें स्टेटस ऑफ स्क्रूटनी देख सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी रीजन है, यहाँ रिमार्क्स लिखा रहता है कि किस वजह से आप इन एलिजिबल कैटेगरी में हैं। ठीक है, सबसे पहले यूँ करके आपका भी लिस्ट आएगा, जिस भी पोस्ट कोड से हैं, जो कोई भी रीजन है ऐसा ही आता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जब सबसे पहले तो आपको इसमें नाम चेक करना है, और ये ज़रूरी है कि इस लिस्ट में नाम ना हो। इस लिस्ट में नाम होने का मतलब है कि आप इन एलिजिबल कैटेगरी में हैं, यानी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, कुछ या तो आपने कम भेजा या आपके पास वो नहीं है, इसलिए। ठीक है, और जिनका इसमें नाम नहीं होता मतलब वो एलिजिबल हो चुके हैं और वो सिर्फ DB के लिए इंतज़ार करेंगे। ठीक है, बस फॉर्मेलिटी के लिए फिर उनको प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट में चेक करना होता है। ठीक है, ये लिस्ट इसलिए दिया जाता है कि जो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते उनका नाम इसमें रहता है। ठीक है, जब उस लिस्ट के आप सबसे नीचे वाले पेज में जाएंगे तो कुछ ऐसा ही सीन आता है, देख सकते हैं यहाँ। और ये भी बात कर लें कि 13 मार्च तक पिछली बार फेज़ 7 में भेजना था डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 13 मार्च तक भेजना था। अब देख सकते हैं मार्च से लेके जुलाई, यानी इस पोस्ट कोड के लिए 719 वाले के लिए जुलाई में सबसे पहला जो लिस्ट आया इन एलिजिबल कैंडिडेट का 6 जुलाई को आया। ठीक है, और उसमें जो कैंडिडेट नहीं उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे उनका नाम था, और बाद में जो भी, अगर हो सकता है आपका अगर इसमें हो, और बहुत सारे कैंडिडेट का होता है ऐसा लिस्ट में नाम, ठीक है, उनको एक और मौका दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि इसको पॉज करके आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ 5 दिन का समय मिला था, यानी 6 जुलाई को ये हुआ था अपडेट, और 11 जुलाई तक का समय था कि ईमेल के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ दें, यानी पोस्ट कोड और डिटेल क्वालिफिकेशन वहाँ सबमिट करें, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो सकता है SSC से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उसको फिर से एक बार क्लियर करने के लिए ये सीन दिया जाता है, यानी 5-6 दिन का समय मिलता है, और इसके पहले आपको भेजना पड़ेगा, बाद में भेजेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये लिस्ट आने के बाद फिर क्या होता है कि इसको फिर से एक बार कंसीडर वो करते हैं। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको एक बार फिर से कंसीडर करते हुए दूसरी लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद 2 लिस्ट आएगा। ठीक है, पहले एक लिस्ट आता है इनएलिजिबल के लिए, उसके बाद 2 लिस्ट आता है, देख सकते हैं वो। अभी देखते हैं कि वो लिस्ट कौन सा है। देखिए ये लिस्ट है, यानी फिर से रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हुए 2 लिस्ट एक साथ दिया जाता है, सेम डेट को दिया जाएगा, एक एलिजिबल के लिए और एक फाइनली एकदम टोटली रिजेक्टेड, जो बिल्कुल रिजेक्ट हो चुके हैं लास्ट में, उनका लिस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो एलिजिबल के लिए दिया जाएगा, इसका मतलब है जो यहाँ नाम देख पा रहे हैं सब एलिजिबल थे, किसके लिए, अब इनको DB के लिए बुलाया गया था उस समय। ठीक है, और डेट देख लेते हैं, 6 जुलाई को पब्लिश किया गया था और 11 जुलाई तक रिप्रेजेंटेशन का समय था। तो उसके बाद देख सकते हैं लगभग 1 महीने का समय लगा, और उसके बाद आया 7 अगस्त, देख सकते हैं। और पिछली बार क्या था, यही लॉकडाउन का सीन था, सेम 50% एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे थे, तो लगभग 3 से 4 महीने का इस पोस्ट के लिए समय लगा था। तो हो सकता है इस बार भी वही सीन है, बहुत सारे ऑफिस में 50% ही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उतना ही लगभग समय लगेगा। लेकिन ये सिर्फ इस पोस्ट की बात है, अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग समय लगता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें ओवरऑल, तो सबसे पहला जो लिस्ट आया था वो 22 जून को आया था इसमें। ठीक है, 22 जून, और 13 मार्च तक इसमें डॉक्यूमेंट भेजने थे। तो देख सकते हैं 13 मार्च से 22 जून का समय, यानी 3 महीने
3 महीने बाद ही अपडेट होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होते हैं तो अलग अलग 22 जून, 23 जून, 25 जून, 27 जून ऐसे करके आते रहा। और ये कब तक आया, अगस्त तक आया ऐसे करके लिस्ट, ठीक है। पहले एक लिस्ट आता है एलिजिबल के लिए और रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसके बाद फिर 2 लिस्ट एक साथ आता है, एक एलिजिबल और एक फाइनली हम देख लेते हैं रिजेक्शन लिस्ट, जो कि फाइनली रिजेक्ट हो गए उनको अब आगे मौका नहीं मिलेगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड, यानी जो फाइनली रिजेक्ट हो गए हैं। और इसमें दोनों चीज़ रहेगा कि पहले क्या था, कि पहले आपको क्यों रिजेक्ट किया गया और बाद में चांस मिलने के बाद भी क्यों रिजेक्ट किया गया वो। यानी देखिए देख सकते हैं कि पहले क्या था यहाँ रिजेक्ट होने का कारण और बाद में इधर क्या था। रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे ने नहीं दिया, अगर दिया भी तो क्या था, क्वालिफिकेशन उनका पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो इस टाइप का रीजन होता है, ठीक है। ये सीन है, लगभग ऐसा ही सीन होता है, ठीक है। लेकिन ये तो वेस्टर्न रीजन की बात थी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं बोल सकते कि 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न रीजन की वेबसाइट चेक करेंगे तो अभी भी फेज़ 7 का रिजेक्शन लिस्ट अभी भी आ रहा है। यानी देख सकते हैं कि फेज़ 7 कब था और अभी भी आ रहा है उसका लिस्ट। तो ये नहीं बोल सकते कि 3 महीने का समय लगेगा। हाँ, मिनिमम 3 महीने का समय लगता है, उसके बाद से आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लगभग 3 महीने के बाद या कंटिन्यूसली चेक करते रहे, वैसे भी तो सारे स्टूडेंट चेक करते रहते हैं कोई अपडेट हो तो लगभग 3 महीने के बाद आप रीजनल वेबसाइट जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं उसको चेक करते रहें कि क्या पता कब किस पोस्ट के लिए आएगा। इसके लिए कोई टेंटेटिव डेट नहीं होता, कभी भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है इसको। अब देखिए, अब फाइनली हम बात करेंगे कि एक ऐसी बात आपको समझनी पड़ेगी, फेस करना पड़ेगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं, अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि फेज़ 6 का ज्वाइनिंग अभी भी बाकी है बहुत सारे पोस्ट में। फेज़ 7 का फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो देख सकते हैं जब फेज़ 6 की ज्वाइनिंग बाकी है, फेज़ 7 का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, तो अभी तो फेज़ 8 तो स्टार्ट ही हुआ है स्क्रूटनी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है, ठीक है। इसलिए आपको दूसरी वैकेंसी पे जो आप प्रिपरेशन ऑब्वियसली कर रहे होंगे, जब आपने ये क्वालिफाई किया तो MTS, CHSL, CGL, CPO ये सब की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि CHSL, MTS में क्या है कि अगर आपका Tier 1 में एक बार नंबर अच्छा आ गया तो मान सकते हैं कि आपकी 80% से ज़्यादा चांस है कि आपकी जॉब लगी जाएगी, ठीक है। और वो थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस भी होता है इसकी तुलना में, ठीक है। तो आपको यहाँ डिपेंडेंट नहीं रहना, नहीं तो अगर ये रिलैक्स हो जाएंगे कि यहाँ मैं पास कर गया हूँ तो जॉब लगी जाएगी, ये भी गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक अगर आपने आंसर की चेक किया है तो आपको रॉ स्कोर पता है, नॉर्मलाइज स्कोर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या पता आपका जो शिफ्ट था वो किस टाइप का शिफ्ट था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट शिफ्ट था या इजी शिफ्ट था। कि अगर डिफ़िकल्ट रहा होगा तो ज़्यादा नंबर भरेंगे, अगर इजी शिफ्ट रहा होगा तो हो सकता है कि क्वालिफाई कर गए हों या उतना ही नंबर आ जाए या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन भरेंगे नहीं ज़्यादा। तो किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सबसे लास्ट में पता चलता है, ठीक है। इसलिए हाँ, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो टाइम के साथ छोड़ दीजिए इसको, जैसे जैसे आगे प्रोसेस आएगा। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम बचा नहीं, अब सीधा आपको DV के लिए जाना है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं स्क्रूटनी टेस्ट में, ठीक है, तो उसके बाद DV के लिए, तो इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम। तो इस साल के लास्ट से पहले तो नहीं हो सकता DV, अगर होना भी होगा तो, क्योंकि 3 से 4 महीने, और सारे पोस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीन चलता है इसमें, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न रीजन का DV हो चुका है, ठीक है। और जो जिस पोस्ट के लिए मैं अभी बता रहा था 10,719, और वेस्टर्न रीजन का कोई भी पोस्ट, उसका जो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2021 में हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देख सकते हैं टाइम इंटरवल क्या है। तो इसलिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो ठीक है, बाकी आपने डॉक्यूमेंट भी ज़रूर भेज ही दिया होगा। तो इसको साथ साथ रखिए, बाकी दूसरे एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, RTI से भी कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो इसमें इतना ही डिस्कस करना था। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, और बाकी सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें इसको। आगे अपडेट आती रहेगी इसके रिगार्डिंग, और दूसरे एग्ज़ाम की रिगार्डिंग भी आती रहेगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही अपडेट करना था। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।